नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसने कांग्रेस पार्टी को और उनकी आला कमान को काफ़ी परेशान करके रखा हुआ है। आज हम जानेंगे नेशनल हेराल्ड केस के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या है नेशनल हेराल्ड केस। कांग्रेस सांसद व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मामले में पूछताछ को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस लगातार ईडी की इस कार्यवाही का विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का साथ राहुल गांधी को भरपूर मिलता दिख रहा है। जब राहुल गांधी पूछताछ के लिए निकले तो उनके समर्थक "मैं भी राहुल, सत्यमेव जयते" और एक नया नारा लगाते दिखे जो है "नाम राहुल गांधी है, सच की जोरदार"। अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि आखिरकार राहुल गांधी के साथ ये पूछताछ क्यों की जा रही है और ये नेशनल हेराल्ड आखिरकार है क्या। तो आइए इस संपूर्ण प्रकरण को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड आखिर है क्या। नेशनल हेराल्ड एक समाचार पत्र है जिसकी नींव रखी थी उस समय कांग्रेस के प्रमुख नेता और आगे जाकर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू ने 9 सितंबर 1938 को लखनऊ में। नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का मुखपत्र था जिसका प्रकाशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर किया था। इस अखबार का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) द्वारा किया जाता था। बाद में ये अखबार घाटे में गया और साल 2008 के करीब बंद हो गया। बंद होने के बाद क्या हुआ उसे हम आगे जानेंगे। पहले इस पेपर के बारे में जरा विस्तार से जानते हैं। इस न्यूज़पेपर का हेडक्वार्टर बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस के प्रथम तल पर स्थित है। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर ही सामने ही नेशनल हेराल्ड को शुरू करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बड़ी सी तस्वीर लगी है। नेहरू ने आज़ादी की लड़ाई को धार देने के लिए लखनऊ में इस अखबार को शुरू किया था। इसीलिए इसकी टैगलाइन "फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेंड इट विथ ऑल योर माइट" रखी गई थी। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता संकट में है और अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करें। इस अखबार में प्रमुख रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही लेख छपते थे। इस अखबार से अंग्रेज सरकार इतनी भयभीत थी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने इस अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगर वर्तमान स्वरूप की बात करें तो 84 साल पुराने इस अखबार के संपादक इस समय जफर आगा हैं। अब हम ये अच्छी तरह से जान चुके हैं कि नेशनल हेराल्ड है क्या, तो आइए इस विवाद को समझते हैं। इससे जुड़े हुए विवाद को जानते हैं। जब इस समाचार पत्र की शुरुआत होती है तो एक संगठन या संस्था का निर्माण किया जाता है जिसका नाम है एजेएल। पूरा नाम कहें तो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। यह समाचार पत्र इसी एजेएल के अंतर्गत आता था और संपादित किया जाता था। 1938 से लेकर 2008 तक कई लोगों को समय समय पर इसका संपादक बनाया गया, जिनमें कुछ फेमस नाम हैं के रामाराव, मणिकोंडा चलपति राव और पत्रकार खुशवंत सिंह। इस समाचार पत्र के इतिहास में दो घटनाएं प्रमुख हैं। 1947 में जवाहरलाल नेहरू का इस बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा देना और सन 2002 में मोतीलाल वोरा का नया 1962 से 1963 ये वो समय था जब दिल्ली मथुरा रोड पर 5A बहादुर शाह जफर मार्ग (ITO) के पास एजेएल को 0.3365 एकड़ भूमि आवंटित की जाती है। 10 जनवरी 1967 को प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए भवन निर्माण हेतु भूमि और विकास कार्यालय द्वारा एजेएल के पक्ष में एक स्थायी लीज तैयार की जाती है कि अब आप इस पर भवन निर्माण कर सकते हैं और एक प्रिंटिंग प्रेस चलाने की आपको अनुमति है। 1968 में नेशनल हेराल्ड का जो दिल्ली संस्करण था उसे लॉन्च कर दिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से साल 2008 में
अखबार के संचालन के दौरान एजेएल को काफी नुकसान होता है और इसके साथ ही अखबार के संचालन को बंद कर दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ से माना जाता है कि इस केस में एंट्री होती है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की, क्योंकि जिस एजेएल को घाटे के कारण 2008 में बंद कर दिया गया था, उसका साल 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया। अब ये जो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें 76% हिस्सेदारी जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की है, और बाकी के जो 24% हिस्सेदारी है ये मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। तो राहुल गांधी, इंदिरा गांधी और मोतीलाल वोरा, इनके बारे में तो आप जानते ही, लेकिन एक नाम आता है ऑस्कर फर्नांडिस का। कौन है ये ऑस्कर फर्नांडिस? तो आपको बता दें कि ऑस्कर फर्नांडिस एक सीनियर कांग्रेस नेता रहे हैं, जो यूपीए सरकार के समय यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट, रोड एंड हाईवेज एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रह चुके हैं। इनका निधन अभी हाल ही में 13 सितंबर 2021 को हुआ है। ठीक है, तो आइए आगे जानते हैं। अब यहाँ से आपको एक एक करके चीज़ों को समझना शुरू करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आता है दिसंबर 2010। एजेएल के ऊपर कांग्रेस के लगभग 90 करोड़ रुपए बकाया होने की खबर सामने आती है। 29 दिसंबर 2010 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार इस तारीख को एजेएल के जो शेयर धारक हैं उनकी संख्या 1057 थी। 26 फरवरी 2011 को कांग्रेस क्या करती है कि एजेएल की जो 90 करोड़ की देनदारियां थी, इनको अपने जिम्मे ले लेती है। इसका अर्थ ये हुआ कि पार्टी ने इसे 90 करोड़ का लोन दिया। 2011 में यंग इंडिया लिमिटेड ने 90 करोड़ रुपए की जो वसूली के अधिकार थे, उसको प्राप्त करने के लिए एजेएल को केवल 50 लाख रुपए का भुगतान किया था। यंग इंडिया ने इस 50 लाख के बदले कर्ज को माफ कर दिया और एजेएल पर यंग इंडिया का नियंत्रण हो गया। यहाँ आते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र, यानी बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक अदालत में एक निजी शिकायत दर्ज कराई कि इसमें इन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने निजी कंपनी यंग इंडिया के जरिए एजेएल का अधिग्रहण कर धोखाधड़ी और जमीन हथियाने का काम किया है। इस पर कांग्रेस ने सफाई दी कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार को फिर से चलाने के लिए एजेएल को लोन दिया था। अब 2014 में इसमें एंट्री होती है ईडी की। ईडी क्यों आई इसमें? ईडी ने इस केस की जांच शुरू की। ईडी सिर्फ ये पता लगाना चाहती थी कि क्या इस केस में किसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं हुई है। अब आपके मन में आएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। वैसे मनी लॉन्ड्रिंग जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति अमेरिका में एक शब्द है माफिया, उससे हुई थी। माफिया समूह, जो माफिया शब्द है, इसका मतलब था भारी मात्रा में जबरन वसूली करना, जुआ आदि से जो पैसा बनाया है, और इसी पैसे को एक वैलिड करेंसी या कानूनी धन के रूप में दिखाने के लिए जो जो तरकीबें अपनाई जाती थी, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता था। लेकिन भारत में आते आते इसके थोड़ी सी चेंजेस आते हैं और भारत में मनी लॉन्ड्रिंग लगभग वही है, लेकिन भारत के संदर्भ में इसे हवाला के रूप में जाना जाता है। आपने सुना होगा हवाला लेन देन, तो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को हवाला लेन देन के रूप में जाना जाता है। 26 जून 2014 अदालत ने सोनिया और राहुल गांधी को आरोपी के रूप में अदालत में समन किया, लेकिन 19 दिसंबर 2015 को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत दूसरे आरोपियों को पटियाला कोर्ट ने जो रेगुलर उनकी जमानत थी वो प्रदान कर दी। ठीक है, एक बार फिर इस न्यूज़पेपर को सही तरीके से चलाने के लिए प्रयास किए जाने लगे और इसी कड़ी में 1 अक्टूबर 2016 को नीलाभ मिश्रा को एजेएल के डिजिटल स्वरूप का संपादक नियुक्त किया गया। 14 नवंबर 2016 को नेशनल हेराल्ड की अंग्रेजी वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया। फिर आता है 5 अक्टूबर 2016।
इस दिन भूमि एवं विकास ऑफिस ने एजेएल को नोटिस जारी किया और कहा कि एजेएल की संपत्ति का इस्तेमाल प्रेस के कामों के लिए नहीं किया जा रहा है। अब इसका असर होता है कि अक्टूबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एजेएल को बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने के आदेश दे दिए। लेकिन फरवरी 2019 में गांधी परिवार इस फैसले के खिलाफ कहां पहुंच जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। और जो केस अभी भी ठीक है। अभी हाल ही में 1 जून 2022 को ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पेश होने का नोटिस भेजा। 13 जून 2022 को राहुल गांधी दिल्ली में ईडी दफ्तर में पेश हुए, लेकिन सोनिया गांधी को भी समन किया गया था, लेकिन बीमारी के कारण वो अस्पताल में भर्ती थी और अभी वो पेश नहीं हुई थी। ठीक है। कांग्रेस जो है वो इन सभी आरोपों के लिए एज यूजुअल बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। अब मैं आपको एक वीडियो क्लिपिंग दिखाता हूं, इसमें राहुल गांधी के आप जवाब में साफ सुन सकते हैं कि वो इसके लिए किस तरीके से दूसरी पार्टी को, सत्तावादी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप नेशनल अलर्ट की बात कर रहे हैं। जी सर। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे ये कुछ भी कर। सर बीजेपी कह रहे हैं कि रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ में बात? करने जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बहुत बोलने दीजिए। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी करने राहुल ईडी कह रही है। आप नेशनल हेल्थ धन्यवाद। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। धन्यवाद।